हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल एटम टू लाइफ में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, एक नया चैप्टर शुरू किया था साइंस 1 का। वो था हमारा ग्रेविटेशन। 10th एसएससी का पहला ही चैप्टर है और 9th सीबीएसई का फिजिक्स वाला पार्ट है, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अगर आप दोनों में से कोई भी क्लास के बच्चे हो, एसएससी या तो सीबीएसई के, तो आप दोनों के लिए ही ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों में ही ये लेक्चर कवर हो रहा है। दोनों का टॉपिक सेम ही है। ठीक है, और अपन इसको आगे कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर बच्चों बहुत सिंपल होने वाला है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर एक्सपेक्ट मत करो। 20 से 25 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से सवाल भी आता है इस चैप्टर में से। तो जो मैंने लिखा हो, जो मैंने प्रेजेंट किया हो, ऑलमोस्ट पैसे में प्रेजेंट करके रखा हो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ एकदम टफ भी नहीं है कि आपको मैं लिखाऊँ करके। ठीक है, तो आपको इतना वे समझ में आ जाएगा। और लास्ट में अपन देखने वाले हैं कि व्हाट इफ और कुछ कंडीशंस वगैरह, जिसके हिसाब से आपके बोर्ड्स के एग्जाम में एक दो बार सवाल आ चुका है कि अगर मेरा मास डबल हो जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर रेडियस डबल हो जाए, दैट इज डिस्टेंस डबल हो जाए, तो आपके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड ऑल। तो बच्चों, गैस लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से ड्रॉप करूंगा तो वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ एक बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा है, बहुत मिस्टीरियस फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था बच्चों, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काम कहाँ करता है? वो काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर मैं मार्कर को ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो जब ये गिरेगा तो क्या ये अर्थ के बाहर गिरता है क्या? नहीं ना, ये अर्थ के पास ही गिर रहा है। और अर्थ के पास भी कहाँ गिर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। फिर मैंने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब सर्कुलर मोशन, जुप 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 जुप। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंटर पे तल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तब उस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने देखा था। हमने देखा था कि टेंजेंशियल पाथ क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलते रहता है। तो बच्चों, ऐसे कई सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आप उस लेक्चर को मिस किए हो और यहाँ पे आ रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देख लो। लगभग 35 से 40 मिनट का लेक्चर है। आप उसको देखोगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और फिर आपका जो अभी आने वाला लेक्चर है, ये बहुत इजी और बहुत सिंपल फ्लो में जाएगा। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं आज का अपना अमेजिंग टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस बच्चों, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अब इतने बड़े हो चुके हो कि अब आप न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हो कि न्यूटन ने हमको क्या बताया। ठीक है, तो वेल ये बोलने में ही बहुत अमेजिंग है, तो पढ़ने में तो और अमेजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, टॉपिक है अपना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। अब सर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है बताऊंगा धीरे धीरे, पहले टॉपिक बने रहते हैं। तो बच्चों, अगर मैं बेसिक ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी क्या था? ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशन, ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। बताया था ना कि ऑटो में तू इसको नहीं बैठा हुआ है, तेरी पसंदीदा औरत उसको नहीं बैठी हुई है, क्या तुम्हारे बीच में प्यार है क्या? नहीं, पर तुम्हारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको मैं क्या बोलूंगा? ग्रेविटेशन। और इसी को न्यूटन ने कैसे एक्सप्लेन किया था अपने को वो देखना है। ठीक है, अब एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, हमारे दुनिया में, यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ डेफिनेट फोर्स। मतलब कोई ना कोई एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना। आगे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या बोल रहा है? ये मुझे ये बोल रहा है बच्चों कि जो मेरा ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक मार्कर है और यहाँ पर एक और मार्कर है। अब ये जो दो मार्कर है, क्या ये दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के? अरे हाँ या ना? अगर ये दो ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ? ग्रेविटेशन। अब क्या बोल रहा है कि जो ये मेरा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इनके बीच का ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब बच्चों, जब मैं आप पे लिखा हूं प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जो दोनों का मासेस है, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब, मैंने इसको बेसिक टर्म्स में यहाँ पे लिखा हूं कि जो मेरा फोर्स है, द फोर्स एफ, एफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स है एफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मास 1 इंटू मास 2। सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि वो डायरेक्टली उसी की तरह है,
उसी की तरह लेना देना रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगाएगा। तो अगर मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, अगर मास कम तो फोर्स भी कम। तो जो ये साथ साथ में चल रहे हैं, अगर ये ज्यादा रहेगा तो मैं भी ज्यादा रहूंगा। इसको अपन बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मुझे यही बोल रहा है न्यूटन कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सर क्या इसका मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा हैवी होगा वो ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा? अरे हाँ बच्चों, यही है। आपको पता है हमारे फ्रेंड सर्कल्स में तरह तरह के लोग होते हैं। एक स्लिम होता है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसके अंदर ही अंदर एब्स है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, तरह तरह के मसल्स वगैरह बना के रखे भाई ने। क्यों? ताकि कोई खूबसूरत सी महिला उसको देखे। और आपका सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में एक और दोस्त होता है जो कि जाड़िया पाड़िया होता है। अब बच्चों ये हमारे दुनिया का नियम ही है कि जो बॉडी बना रहा है लड़की उसके पास आने वाली नहीं है, लड़की उसी के पास आती है जो जाड़िया पाड़िया होता है। ओ मेरा क्यूटू, ओ मेरा बच्चा, लड़की उसी के पास आती है। आपको पता है ना, जो हमारा मोटा दोस्त होता है सब उसी के पास अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हैवियर द मास मोर इज द फोर्स, बिकॉज फोर्स एंड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अरे हाँ या ना? दुखी मत हो जाओ, खाना खाओ थोड़ा, मैं भी खाना खाऊंगा। अब आगे हैं। सिमिलरली द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मुझे क्या बोल रहा है कि जो मेरा फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर मास बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन जो मेरा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इनवर्स मतलब उल्टा, तो डायरेक्ट में सामने सामने थे, इनवर्स में डिस्टेंस नीचे आ गया। इसका ये मतलब होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है दोनों का बीच का, तू यहां पर है नायगांव में बैठा हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड वहां पर है। कहां पर? वहां पर अमेरिका में। तू इंडिया में, तेरी गर्लफ्रेंड अमेरिका में। डिस्टेंस कम है कि ज्यादा है? अरे हाँ या ना? बहुत ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपके बीच में प्यार बहुत कम होगा। अरे हाँ या ना? आप किसी और के साथ घूम रहे हो, आपके दोस्त के साथ, वो किसी और के साथ घूम रही है, उसके दोस्त के साथ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो प्यार बहुत, सॉरी, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फोर्स बहुत कम होता है। फोर्स बहुत कम होता है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर डिस्टेंस बहुत कम है, मैं यहां हूं, वो मेरे बाजू वाले घर में रहती है, तो फोर्स बहुत ज्यादा, फोर्स बहुत ज्यादा। तो अपन बोलते हैं कि जो मेरा फोर्स है और डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस दूर ज्यादा रहेगा तो फोर्स बहुत कम लगेगा, अगर डिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। इसको अपन थोड़ा रियल लाइफ प्रैक्टिकल में लेके चलते हैं। अब बच्चों अगर मैं बात करूं इस मार्कर की और मेरे अर्थ की, क्या ये दो ऑब्जेक्ट है? ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट, मेरा अर्थ एक ऑब्जेक्ट हुआ। ग्रेविटी क्या बोलता है कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर ये मार्कर को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा, जब मैं मार्कर को ड्रॉप करो तो मार्कर नीचे आ रहा है और हमारा अर्थ भी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अरे हाँ या ना? लेकिन मुझे बताओ, मेरा अर्थ मार्कर के पास आता है कि मेरा मार्कर अर्थ के पास जाता है? ए मारेगा, फालतू का मस्ती नहीं। अर्थ मार्कर के पास नहीं जाता। कौन नहीं चाहता है? मार्कर नहीं चाहता ना। कि अर्थ क्यों नहीं हिला? बच्चों ग्रेविटी मुझे बोल रहा है कि दोनों मूव करते हैं, दोनों करीब आ रहे हैं, पर क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो जब तक वो करीब आ रहा है ना तब तक मार्कर गिर चुका है। हैवियर द मास मोर इज द फोर्स। हैवियर द मास मोर इज द फोर्स। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है अर्थ, और मार्कर एकदम चिंदी पिंदी छोटा सा है। तो क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो बहुत तुरंत खींच ले रहा है और मार्कर खींच पा रहा नहीं है। यही कारण है कि जब मैं मार्कर को ड्रॉप कर रहा हूं, हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अर्थ है वो भी तो ऊपर आ सकता है ना। ये मार्कर क्यों नीचे गिर जा रहा है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ चाह रहा है कि मैं ऊपर आऊं, पर जब तक वो ऊपर आ रहा है ना तब तक ये मार्कर को खींच भी ले रहा है, क्योंकि हैवियर द मास मोर इज द फोर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट। अब बच्चों मुझे बताओ, मैं यहां पर हूं, ये मार्कर जस्ट सरफेस से 2 मीटर ऊपर है, ये गिरेगा कि उड़ जाएगा? गिरेगा ना। अगर 10 मीटर लेके चला गया गिरेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। जब डिस्टेंस बहुत कम होता है तो ग्रेविटी ज्यादा लगता है। तू यहां पर, तेरी गर्लफ्रेंड वहां पर, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्या ग्रेविटी ज्यादा लगेगा क्या? ना, ब्रेकअप हो जाएगा। सिमिलरली अगर अर्थ यहां पर ही है और अगर मैं अर्थ के ऊपर चले जाता हूं स्पेस में, तो मुझे बताओ क्या मैं अर्थ के पास अट्रैक्ट होता हूं क्या? नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ा फोर्स कम। तो यही कारण है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस लिखा हो, ठीक है? तो ये हमको न्यूटन ने बताया था।
सर इसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं? इसको यूनिवर्सल लॉ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। सन होने दो, स्टार होने दो, मून, कोई भी ऑब्जेक्ट होने दो, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा ये जो लॉ है ग्रेविटी का वो काम करने वाला है। इसके अलावा वो जो हमारा लॉ है वो यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, हर एक समय काम करेगा। जो बिग बैंग थ्योरी हुआ था, बिग बैंग हुआ था, उस समय भी ग्रेविटी काम कर रहा था और आज इतना बिलियन ईयर हो चुका है अभी भी ग्रेविटी काम कर रहा है। तो क्योंकि ये हमेशा काम करता ही है और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है तो अपन इसको बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे हाँ या ना? इसी को अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। और बहुत बार बच्चे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता ये क्या है करके। और आपके एक्सरसाइज में 10th के एक्सरसाइज में आपको पूछा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है करके, ठीक है? और बच्चे अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। खैर बोर्ड्स में भी ज्यादा बार आया नहीं है, पर क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, हम न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट से अपन वाकिफ होना चाहिए। क्योंकि अगर वो मेरे एग्जाम में टपक जाए तो मेरा मार्क्स ना कटे, मेरा मार्क्स मुझे मिले। तो बच्चों इसको अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि, बताता हूं, एक बार फॉर्मूला देख लो। जो मेरा फोर्स था क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के? तो मास 1 है, एक मास 1 है और एक मास 2 है। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है? और इसी चीज को अपन एक्सप्लेन करें, दो ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास m1, इसका मास m2। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, याद रखो, डिस्टेंस कभी भी अपन इसके सरफेस से नहीं लेते। डिस्टेंस ये नहीं है, डिस्टेंस अपन हमेशा लेते हैं टुवर्ड्स द सेंटर या तो फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो हमारा डिस्टेंस है ये होगा मेरा d, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी सरफेस से लेने वाला नहीं है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब अगर बच्चों मैं इनको जोड़ दूंगा तो जो मेरे को क्या मिलेगा, जो मेरा फोर्स है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस। कितने मास है यहाँ पे? दो मास है ना, m1 और m2। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी हमारा डिस्टेंस d उसके स्क्वायर से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं लिखूं, जो मेरा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब मुझे पता है मैं जब भी मैथ सॉल्व करता हूं, जब भी फिजिक्स सॉल्व करता हूं, तो कभी भी अपन जब सॉल्विंग करते हैं तो वो इज इक्वल्स टू के उस तरफ लेके ही सॉल्व करते हैं। पर कहीं यहाँ पे इज इक्वल्स टू है क्या? नहीं ना, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाना पड़ेगा। और हमारा रूल ऐसा होता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो न्यूटन के अनुसार जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो f इज इक्वल्स टू, इसको हटा के इज इक्वल्स टू आ गया, तो कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट है मेरा बड़ो जी। क्या कांस्टेंट है बच्चों? बड़ो जी। तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है f इज इक्वल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। f इज इक्वल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। f इज इक्वल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, d का स्क्वायर, ठीक है? जहां पर जो मेरा f है, f इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं छोटा हुआ करता था तो उस समय ये सब पढ़ना कुछ बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, बहुत सिंपल वे में पढ़ लेता था। अक्सर ही जहां पर मैं बायोलॉजी फिजिक्स में फंसता था वो ये वाला पार्ट होता था। मुझे फॉर्मूला पता है, अब जब आधा साल के बाद मेरा एग्जाम आने वाला है मार्च के टाइम पे, तो उस टाइम तक है ना मुझे फॉर्मूला पता रहेगा, पर इसमें f क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, d क्या है, g क्या था, वो हम भूल जाते हैं। फॉर्मूला याद होता है, इसका यूनिट क्या था वो भूल जाते हैं, ये टर्म क्या था हम वो भूल जाते हैं। इसके अलावा जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो वहां पर मुझे दिया हुआ नहीं रहेगा कि f इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मुझे वहां पर लिखा हुआ रहेगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दिस, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला में जो टर्म्स आ रहे हैं वो टर्म्स क्या है, उनका यूनिट क्या है। आपको जब ये पता चलता है तो आपको न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है? तो अपन एक बार वो देख लेते हैं, बहुत बेसिक्स है पर अपन देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों जो फॉर्मूला में f है, व्हाट इज f? f इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 3 × 10⁸, व्हाटएवर, तो आप समझ जाने का कि वो f की बात हो रही है। और क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है बच्चों? न्यूटन। तो आपने यहाँ पे लिखा n, तो क्या होता है उसका यूनिट। अगला वन है m1 एंड m2। ये m क्या है? m मतलब मास। अब वहां पर m1 है तो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वहां पर m2 है तो मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना? तो m1 एंड m2 इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और अपन इसको गिनते हैं क्योंकि मास है, मास किसमें गिनेंगे? kg में गिनेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा kg। अगर बच्चों मैं बात करूं d की, तो ये क्या है? ये बच्चों डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। स्पेशली डिस्टेंस कहां से है? सरफेस से कि सेंटर से? फ्रॉम द सेंटर। तो d इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मास। जो भी हमारा मास है, जो भी हमारा मास है
उसके सेंटर से अपन डिस्टेंस को लेते हैं, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो अपन इसको गिनते हैं मीटर में। किसमें गिनते हैं बच्चों? मीटर। अब यहाँ पर मेरे टेक्स्ट बुक ने मुझे बताया है कि जो मेरा डिस्टेंस होता है अपन इसको काउंट करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मास, और मुझे ना टेक्स्ट बुक में राइट साइड ऊपर एक डब्बे में दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। जो ये सेंटर है इस मास का, ये होता क्या है? तो बच्चों सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो अपन कंसिडर करते हैं कि वहां पर इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज अ पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब अगर वैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोई मास है ना, तो अपन से अज्यूम करते हैं कि इसका जो मास है वो उसके सेंटर पे आके कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वहां पर टोटल मास अवेलेबल है। तो अपन उस पॉइंट से कोई और ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट तक अपन डिस्टेंस काउंट करते हैं, दैट इज डी। इसके अलावा सर ये बड़ो जी क्या है? आप जो ये बड़ो जी बोल रहे हैं, बड़ो जी मतलब बड़ा जी, ये बड़ा जी क्या है? तो बड़ा जी जो कांस्टेंट है उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आपको यहां से सीधा सवाल पूछते हैं कि ये बड़ा जी क्या है, उसका वैल्यू कितना है, उसका एसआई यूनिट कितना है, कौन दिया था, ये आपके क्वेश्चन होते हैं। तो अपन ने उसको यहाँ पर टैकल कर लिया है, ठीक है। तो एक बार बड़ा जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वेरी गुड। अब इसका सर यूनिट क्या है? आपने सबका यूनिट लिख दिया, इसका यूनिट तो लिखा ही नहीं। तो बच्चों अपन इसका यूनिट याद कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। क्या यूनिट है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। क्या यूनिट है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। चुप मत, तेरे मारूंगा, गुस्सा मत दिला। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। अब मेरे मन में सवाल आता है कि सर आपने इसका यूनिट कैसे निकाला? ये तो न्यूटन का जो ये यूनिट आपने दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, बड़ा यूनिट है, मुझे याद कैसे रहेगा? तो बच्चों अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? मैं फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं कहूँ मुझे बड़ो जी चाहिए? अब क्योंकि मुझे बड़ा जी चाहिए तो मैंने क्या किया, जो ये डी स्क्वायर नीचे था डिवाइड, वहां पे क्या तो फिर मल्टीप्लाई, तो डी स्क्वायर को वहां पे भेज दिया, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। अरे हाँ या ना? मुझे क्या चाहिए? जी चाहिए। इसका मतलब मुझे m1 m2 को वहां भेजना पड़ेगा। अब ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां पे गए तो फिर डिवाइड, तो क्या मैं लिखूं जो बड़ा जी है वो f इंटू डी का स्क्वायर था, m1 m2 नीचे आ गए। अब इसी को मैंने ना यूनिट में लेके चला गया। अब जो मेरा f है यूनिट क्या है? न्यूटन। जो मेरा डी है डिस्टेंस, यूनिट क्या होता है उसका? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर था। नीचे क्या मास और मास है, मतलब केजी और केजी मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? केजी का स्क्वायर। तो हमको उसका यूनिट मिला जी इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। इस बड़ो जी को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मेरे अर्थ पे भी जी का वैल्यू इतना ही होता है, मून पे जाऊंगा तो वहां पर भी बड़ो जी का वैल्यू इतना ही होगा, सन पे चला गया बड़ो जी का वैल्यू उतना ही होगा। आप दोनों के हर कोने में चले जाओ, बड़ो जी का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है, वो सेम ही रहने वाला है। तो इसके लिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्सली सेम ही है, कांस्टेंट है। अरे हाँ ना? अब आगे जो बच्चों हमारा बड़ो जी होता है, बड़ो जी का जो वैल्यू होता है याद रखने का, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या वो +11 है क्या? नहीं, मेरे साथ बोलो 6.6, साथ बोलो 6.67 इंटू 10⁻11। 6.67 इंटू 10⁻11। 6.67 इंटू 10⁻11। 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। सर ये जो वैल्यू है ये हमको किसने दिया था? ये जो वैल्यू है ऑफ बड़ो जी, ये हमको दिया था हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने। क्या नाम है बच्चों? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश आपके टेक्स्ट बुक में डब्बे में दिया हुआ है, तो अगर आपको कहीं से एमसीक्यू आया तो टैकल करने का, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं, मेरी तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब है, पसीने से हालत खराब हो चुका है, बुखार में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अपना लेक्चर अमेजिंग होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो वैल्यू ऑफ जी क्या था बच्चों? तो वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? तो बच्चों ये होता है, ये मुझे ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। कोई ना कोई फोर्स वो अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट को। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, अगर मास कम तो फोर्स भी कम।
बट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। तुम यहां हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां है, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम, ब्रेकअप हो जाएगा कभी भी। अगर दोनों साथ में रहते हो, हमेशा साथ में घूमते हो, साथ में खाते हो, साथ में बातें करते हो, तो जो भी तुम करीब हो तो तुम्हारा फोर्स कितना होगा बच्चों? ज्यादा। डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। अरे हाँ या ना? तो ये ऐसे चलता है। इसके अलावा फॉर्मूला मुझे क्या मिला? F इज इक्वल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू बड़ो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां पर F इज ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 इज masses ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर से डिस्टेंस रहने का, एंड बड़ो जी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश। कौन दिया था बच्चों? हेनरी कैवेंडिश। कहते याद रहेगा? पक्का? भालो चला कर चलो। अब बच्चों कुछ सवाल है जो मेरे टेक्स्ट बुक में मुझे दिया हुआ है, और सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अमेजिंग सवाल है। जरा देखते हैं। तो बच्चों व्हाट इफ एवेंजर मार्वल। तो बच्चों व्हाट इफ अगर मास डबल हो जाए। अब मुझे बोला है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट्स है, क्या हो अगर इस ऑब्जेक्ट में किसी एक का मास डबल हो जाए। तो बच्चों अज्यूम करते हैं कि जो मेरा m1 है, क्या अज्यूम करते हैं बच्चों? कि जो मेरा m1 है, अब इसका मास डबल हो गया। अब ये m1 है ना, m1 का मास अगर डबल हो गया तो क्या मैं लिखूं बच्चों? ये 2m1 हो जाएगा। तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं कि व्हाट इफ अगर मास डबल हो गया। तो अगर m1 का मास डबल हो गया, ये पहले 2 किलो का था, अभी डबल हो गया 4 किलो का हो गया, मतलब पहले ये m1 था, अभी 2m1 हो गया, तो मेरे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब मुझे पता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। पर सर मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा समझ में आ रहा है, पर कितना बढ़ेगा? अगर मैंने मास डबल कर दिया तो क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या मेरा? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? अब फॉर्मूला में ही रहने दो, F इज इक्वल्स टू जी, तो जी रहेगा क्योंकि बदलने वाला नहीं है। m1 कितना है बच्चों? m1 हो गया मेरा 2m1, तो क्या m1 की जगह पे मैं 2m1 लिख के m2 अपॉन डी स्क्वायर लिख दूं? अरे हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? F इज इक्वल टू 2 को आगे ले लो, 2 जी, m1 तो m1 ही रहेगा, m2 तो m2 ही रहेगा, अपॉन डी का स्क्वायर। पक्की बात है, मैंने मास को डबल कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या आप दिख रहा है यहां पर जो मेरा फोर्स है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो अभी भी है, मतलब मेरा फोर्स तो उतना है ही, पर क्योंकि मैंने मास डबल कर दिया तो मेरे फोर्स के आगे 2 आ गया ना, मेरे वैल्यू के 2 आ गया, इसका मतलब मेरा फोर्स भी डबल हो गया। अगर मैंने एक का मास डबल कर दिया तो मेरा फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, पर अभी 2 आ गया, मतलब ये डबल हो गया फोर्स। इसका मतलब इफ मास इज डबल, तो मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स इज ऑल्सो डबल। अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल पॉइंट कि अगर मेरा मास डबल हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। पक्की बात है। अगला कंडीशन बच्चों, मेरा अगला कंडीशन ये है कि व्हाट इफ अगर मेरा डिस्टेंस, व्हाट इफ अगर मेरा डिस्टेंस डबल हो गया, व्हाट इफ अगर मेरा डिस्टेंस इज डबल। अब अगर मेरा मास डबल हो गया तो मैंने पुट कर दिया मास 2m1, और पुट किया तो मुझे क्या मिला कि जो मेरा फोर्स है अब वो भी डबल हो चुका है। अगर बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है? क्या मैं बोलूं डिस्टेंस मेरा d होता है? तो अगर मेरा डिस्टेंस डबल हो गया, अभी ये d था, अब क्या हो गया? 2d। क्या हो गया बच्चों? 2d। अगर मेरा डिस्टेंस डबल हो गया, मुझे पता है ना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। मुझे बताओ यहां पे डिस्टेंस ज्यादा हुआ कि कम हुआ? डबल हो गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। फोर्स क्या हो जाएगा? कम। फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। तो बच्चों अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, फॉर्मूला क्या है मेरा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अरे हाँ ना? डी का स्क्वायर। क्या मैं लिखूं? F इज इक्वल टू जी, तो जी रहेगा, m1 तो m1 ही रहेगा, m2 तो m2 ही रहेगा,
क्या मैं डी की जगह पे, क्योंकि मेरा डिस्टेंस डबल हो चुका है, 2d लिख दूं, तो 2d का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको वैल्यू को एक्सपांड करूंगा तो g m1 m2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर d स्क्वायर। अरे हाँ ना, क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं, f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और बच्चों क्या मैं यहां पे लिखूं ऐसा, सर ये 4 कहां चला गया, क्या मैं इसको अलग से बाहर लिख दूं 1/4, एक ही बात है ना। तो बच्चों मुझे क्या मिला, मुझे ये देखने को मिला कि जब मेरा, ये मेरा आंसर है, मुझे बच्चों ये देखने को मिला कि जब मेरा डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स कम होना चाहिए ना। जब डिस्टेंस 2 से डबल हुआ, मतलब डबल हुआ, तो मेरा फोर्स 4 से कम हो गया। पहला मेरा फोर्स था g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, अरे हाँ ना, लेकिन अब g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर तो है, 1/4 भी आ गया। मतलब जब मेरा डिस्टेंस 2 से बढ़ता है, डबल होता है, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है नीचे, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2 का 4 हो गया, तो मेरा फोर्स 4 से कम हो गया। तो जब मैं यहां पर हूं, नहीं तुम यहां पर हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहां पर है, समझो कि डिस्टेंस 10 मीटर है, कितना मीटर है 10 मीटर, तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा ना। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 20 मीटर हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, क्या ये फोर्स कम हो गया। जब डिस्टेंस डबल हो गया, तुम्हारा प्यार झट से 4 गुना कम हो गया। अरे हाँ ना, तो मैं बोलता हूं कि जब डिस्टेंस डबल तो फोर्स 4 गुना कम, पक्की बात है। तो ये है मेरे दो केस, दो व्हाट इफ, कि अगर मेरा मास डबल हो गया तो क्या हो गया, तो वैल्यू पुट करने का, मास डबल हो गया ना, मतलब m1 था अब 2m1 हो गया, पुट करो 2 आगे आ गया, तो मतलब अगर मेरा मास डबल हुआ तो मेरा फोर्स भी डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डबल हो गया। अब जब मैं डिस्टेंस को डबल किया 2d, उसका स्क्वायर हो गया, 4d का स्क्वायर हो गया, और ये 4 नीचे है ना, मतलब डिवाइड कर रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा फोर्स 4 गुना कम हो गया। अरे हाँ या ना। अब थर्ड कंडीशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, पर ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, ठीक है। कंडीशन ये होगा कि व्हाट इफ अगर बोथ मास इज डबल, बोथ ऑफ द मासेस इज डबल, अगर किसी का दोनों ही मास डबल हो गया तो क्या होगा। देखो जब एक मास डबल हो गया तो m1 की जगह मैंने 2m1 लिख दिया। अब जब दो मास डबल होगा, क्या मैं लिखूं m1 की जगह पे 2m1, ये तो एक मास डबल हो गया, सेकंड मास भी तो डबल हुआ है, तो m2 की जगह पे 2m2। क्या मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं, f इज इक्वल्स टू बड़ो g m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। अरे पक्की बात है, जब मैं पुट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है, मैं चेक करूंगा। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर है जहां पर अपन ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। भागने क्या जल्दी है, ये तो पढ़ा ही नहीं बच्चों। इसी को अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। सर इसको आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला, इसको मैंने इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए बोला, इनवर्स मतलब नीचे, उल्टा बेसिकली, और स्क्वायर मतलब तकले के ऊपर दो। अब क्योंकि इस फॉर्मूला में जो मेरा फोर्स है, जो मेरा डिस्टेंस है, क्या ये स्क्वायर से नीचे है, इनवर्स है ना, नीचे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, अरे है ना, और वो स्क्वायर में। तो चूंकि हमारा न्यूटन्स ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हमारा फोर्स और डिस्टेंस का जो ये है रिलेशन है, वहां पे डिस्टेंस ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर, तो अपन इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अगर मेरा डिस्टेंस डबल होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो मेरा फोर्स 4 गुना कम होगा, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अरे हाँ ना। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे हमने इस टॉपिक को देखा। हमने देखा कि जो आपका मोटा दोस्त है, जाड़िया पाड़ा दोस्त, वो दोस्त के आजू बाजू लड़की क्यों घूमती है, क्योंकि मोर इज द मास, मोर इज द फोर्स। और जो आप पत्ते से लड़के हो, ट्राई करियो कि मैं परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आ रहा हूं, आपके आजू बाजू लड़की क्यों नहीं घूम रही, क्यों नहीं घूम रही, क्यों नहीं घूम रही लड़की आजू बाजू, सवाल है ये, कमेंट में बताओ, तुम्हारा पर्सन मुझे जानना है, समझा। तो ये लेक्चर को देखो घर पे, इसका लेक्चर का नोट्स बनाओ, वीडियो को बार बार देखो, ऊपर का लेक्चर जो आपने मिस किया अगर, तो उसको भी देखो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, लाइक करो, शेयर भी कर दो, घंटी भी बजा दो, सब्सक्राइब के बाजू वाला, समझा। बाय बाय।